साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, बट एग्ज़ाम 8 दिसंबर को हो, 7 और 8 दिसंबर को नहीं। तो 99.99% लोग हैं जो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हैं, अपनी बात रख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू या फिर अदर वेज़। बट कहीं न कहीं जिन लोगों को थोड़ा-सा भी आइडिया है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारा एग्ज़ाम खराब हो सकता है, हमारा साल बर्बाद हो सकता है, वो इसके अगेंस्ट में हैं। और कहीं न कहीं एक ऐसा संशय बना हुआ है कि कहीं न कहीं एक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए आयोग को और चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। एटलीस्ट अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया, कब आएगा नोटिफ़िकेशन ये भी किसी को एग्ज़ैक्ट नहीं पता। गेस किया जा रहा है कि नोटिफ़िकेशन जो है वो 17 अक्टूबर की शाम को या फिर 18 अक्टूबर को आ सकता है। क्योंकि 17 अक्टूबर को छुट्टी है वाल्मीकि जयंती पे आयोग में, तो चांसेस कम है कि 17 अक्टूबर शाम को आ जाए, बट 18 अक्टूबर को तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो इनको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा 27 अक्टूबर वाले। तो जो भी है, तो लोग इलाहाबाद में, लखनऊ में, मुखर्जी नगर में अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबका मानना है कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाए, बट सुचितापूर्ण तरीके से हो। और एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को, और सेम चीज़ आरओ के लिए भी है। एग्ज़ाम जो आरओ का है 22 दिसंबर को, चाहे उसके लिए आपको एसओपी चेंज करना पड़े, दायरा बढ़ा देना पड़े, गवर्नमेंट सेंटर लेने पड़े, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, और भी गवर्नमेंट सेंटर ले सकते हैं आप, एडजस्ट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, प्रोटेस्ट चलता रहेगा और कहीं न कहीं हमें इसमें सक्सेस भी मिलेगी। बट अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो गया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंक्लूडिंग मैं भी, मुझे लगा था कि अगर चीज़ें ऐसी खिंचती गई तो एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में भी जा सकता है। बट अगर एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को हो गया या फिर 7-8 दिसंबर को हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए ना। वैसा तो थोड़ी सिर्फ हम प्रोटेस्ट में पूरा दिन लगा सकते हैं या फिर हम इस उम्मीद में रहें एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में चला जाएगा। एग्ज़ाम अगर 7-8 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर को हो जाएगा तो हमें उस लेवल पे प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो हैं ही, कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको किसी प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, उनको किसी डेट 7 एग्ज़ाम को होता है, 8 को होता है, 27 अक्टूबर को होता है, अप्रैल में होता है, मई में होता है, उनको कुछ मतलब नहीं, उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना और पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। तो कंपटीशन आपका उनके साथ तो है ही। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें भी उस लेवल पे अपना कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बात ये है ना कि अभी तक जो कट ऑफ जाता था ना, उस पे हम श्योर हो जाते थे, मतलब लगता था कि यार 125 नंबर आ रहे हैं, मतलब 95 प्लस क्वेश्चन नेट सही हो जा रहे हैं, तो हमारा चांस बन रहे हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने को। वैसे इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, अदरवाइज हर साल 90 से नीचे ही कट ऑफ जाता था, 87 या 88 नेट क्वेश्चन या फिर 111 112 नंबर जाता था जनरल कट ऑफ। बट इस साल 125 नंबर जनरल कट ऑफ चला गया, 127 नंबर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ चला गया। तो थोड़ा सा असमंजस इस साल हुआ था, तो हमें ना नेट 100 प्लस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमें ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे हमारे नेट 100 क्वेश्चन सही हो, जिससे हम 130 के ऊपर मार्क्स ले आए। और जैसा भी हो, नॉर्मलाइजेशन लगे या फिर फर्स्ट डे एग्जाम 7 को देते हैं, 8 को देते हैं, जैसे भी होता है, या फिर 8 को एग्जाम होगा तो 8 को देते हैं। बट हम प्रीलिम्स लिखने के बाद शॉर्ट रहेंगे, हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है, और जो 14 दिन बचेंगे उसमें हम अच्छे से आरओ की तैयारी करेंगे, खास करके हिंदी वाले पोर्शन पे फोकस करें जिससे हमारा आरओ भी निकल जाए। तो इसके लिए ना हमें एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अभी तक पढ़ाई करते थे उससे तो फिर 120 तक ही रह जाएंगे ना। फिर तो वही डिलेमा रहेगा यार, 3 दिन इसी में निकल जाएगा कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ यूट्यूब पे आएंगे और कोई 120 कट ऑफ जाएगा, कोई 126 बताएगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना दो पेपर की एनालिसिस करनी होगी, उसमें सीसेट का भी वेरिएशन रहेगा, तो एक इशू रहेगा। इसलिए हमें ऐसा करना है कि जो कट ऑफ जाता था उससे कम से कम 6-7 नंबर, कम से कम, ज़्यादा हमारे आने चाहिए। उसके लिए मैंने पहले भी कुछ स्ट्रेटजी शेयर की थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें 5 टिप फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने बताया था। एक बार बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको यूपी पीसीएस स्पेशल सारे पीवाईक्यू 30 साल कर जाने हैं। आपको 500 घटना चक्र कर जाने हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस के। आपको लूसेंट बहुत अच्छे से करना, लूसेंट मिस नहीं करना। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना है और अच्छे से करना है। प्लस आपको इन्वायरमेंट और साइंस का जो घटना चक्र है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आपके 10 नंबर कम से कम 15 नंबर से कम बढ़े। प्लस एक चीज़ और आपको करनी है कि आपको ना जो पीवाईक्यू है, जैसे 22, 23, 20, 21, 18, 19 के जो है, उसको घर पे 2 घंटे के स्लॉट में प्रॉपर ओमार शीट के साथ आपको फिल करना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक हैबिट बन जाएगी। और जो बहुत सारी मिस्टेक करते हो ओमार शीट फिल करने में, कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में
ऊपर नीचे ओमार सीट हो जाती है, जिससे 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन किए हुए छूट जाते हैं, ओमार सीट फिल नहीं कर पाते क्योंकि इन्विजिलेटर सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो होता नहीं, ओमार सीट भी फिल करना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम 1 घंटा 50 मिनट में पूरा पेपर विद ओमार सीट कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये 6 साल की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो भी अच्छा, आप टेस्ट सीरीज भी में ये चीज़ें कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है कि हमें थोड़ा सा हाइप पर नहीं होना है। जब कुछ अनकन्वेंशनल पेपर आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो उस चीज़ में हमें ना अपने को कंट्रोल रखना है। रैंडम तुक्काबाजी नहीं करनी है। हमें थोड़ा समझना है कि पेपर टफ सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, पेपर सबके लिए टफ आया है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अभी से, क्योंकि इस साल का जो पेपर होने वाला है नॉर्मल पेपर नहीं होने वाला है। बहुत सारे बाउंसर देखने को मिलेंगे, आरओ में मिलेंगे, पीसीएस में भी मिलेंगे, क्योंकि आयोग भी गुस्सा खाया हुआ और 2-2 पेपर बनेगा। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर बहुत टफ बनेगा, एक पेपर मॉडरेट बनेगा। तो आपका लक है, आप मॉडरेट वाले रहते हो या टफ वाले रहते हो, तो डिपेंड्स। बट कहीं ना कहीं नॉमिनेशन तो बाद में लगेगा, जब हम पेपर अच्छा करें, कट ऑफ के आसपास रहेंगे ना, तब नॉमिनेशन का फायदा नुकसान होगा हमें। इसलिए थोड़ा सा पेपर टफ बनेगा, ये मान ही चलो। तो थोड़ा अभी आपके पास 50 दिन के आसपास का समय है, तो उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से जो बुक्स हैं उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज करो। आपको समय मिल गया है, 17 मार्च से अब दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, 9 महीने का समय मिल गया है। आई नो कि आप बहुत जगह और इंगेज थे, बट अब 50 दिन जो है उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। उसको अच्छे से, जो टॉपिक्स हैं अच्छे से उसको करो। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस लेके आऊँगा, बट रेस्ट आपको भी करना है अपनी तरफ से। करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना है। दृष्टि आ गई आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। 2 महीना पहले आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल जा रही। लास्ट का 2 महीना पढ़ना रहेगा। आप वैसे भी आई दृष्टि वाले अपडेट देंगे घटना चक्र वाले उस पर, बट स्टिल आप अपनी तरफ से भी चाहो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कुछ ना कुछ पढ़ोगे, 2 महीना वहाँ से अपडेट हो जाएगा। प्लस आई दृष्टि आप 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो क्या होता था, 20 दिन पहले आती थी तब नहीं हो पाता था, बट अभी 2 महीने पहले आ गई है, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। प्लस आरओ में भी फायदा मिलेगा। हिंदी पढ़ते चलो आरओ के लिए, अगर आरओ दे रहे हो तो हिंदी अभी से करते चलो। लास्ट में 14 दिन में समय नहीं मिलेगा आरओ हिंदी के लिए। तो वही है कि एक एक नंबर की फाइट होती है हिंदी के लिए। तो 58, 59, 60 वाले भी पड़े होते हैं, 52 ला के भी आप हीरो नहीं बन सकते हो। तो जीएस वाले पार्ट में 80 आप बन जाएंगे, बट अगर यहाँ पे 58, 59 बन जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी नॉमिनेशन अगर लगेगा तो फिर तो वही है, रैंडम है भैया, किसका क्या पेपर टफ था, क्या इजी था, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ना स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ घटना चक्र के साथ साथ स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, या फिर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ना है। इलेक्शन जो हुए लोकसभा के, उसके लिए इलेक्शन वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर पंचायती राज तो इंपॉर्टेंट है ही अपनी स्टेट लेवल पे। प्लस शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जैसे इस बार 106वां अमेंडमेंट हुआ है, जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। उसमें आर्टिकल 330, 332, 334 में चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। क्या आर्टिकल्स होते हैं ये देखना पड़ेगा। 324 आर्टिकल क्या होता है ये देखना पड़ेगा। 316 क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा साथ में ना अभी आपको सीसैट भी करना पड़ेगा। मैं देख रहा था करीब 40 क्वेश्चन जो हैं वो जैसे सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 23 क्वेश्चन के आसपास जो है वो हिंदी वाला पार्ट होता है। लगभग 17 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो 40 क्वेश्चन के आसपास ना हिंदी और आपके इंग्लिश होते हैं। बाकी 60 क्वेश्चन में मैथ होती है, रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी होती है। वहाँ पे आप वीक भी हो तो हिंदी वाला पार्ट तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप आरओ भी दोगे, आप पीसीएस का मेंस भी लिखोगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान में, और आरओ का भी मेंस लिखोगे। इसलिए आपको ना वो चीज़ें हिंदी अभी से अच्छा करके रखना पड़ेगा। इंग्लिश का पैसा अगर छूट भी जाता है, अगर मान लो आप नहीं पता इंग्लिश सबको, तो थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी और मैथ से कर लोगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट उसके लिए ना लास्ट 5-6 साल की पीवाई को अच्छे से कर लो, और देखो आपके 40 से ऊपर क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 32-33 क्वेश्चन पे रह जा रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सीसेट पढ़ना पड़ेगा, खास करके हिंदी वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपको रीजनिंग वाला पार्ट जो है, मैथ में से परसेंटेज होता है, टाइम वर्क होता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम, सबसे ज़्यादा तो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं, तो नंबर सिस्टम अच्छे से करना पड़ेगा।
तो वो अगर आपके 40 से नीचे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी सी सेट के लिए। बाकी पीवाईक्यू कर ही रहो, और उसके बाद यही है, थोड़ा एडवांस लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेट रहो, एग्ज़ाम तो होगा ही। 7-8 को नहीं होगा तो 8 को होगा, नहीं तो मार्च अप्रैल में होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, ऐसा तो है नहीं आयोग का काम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। फॉर्म भरे तो आप भी एग्ज़ाम दोगे। तो वही है, जो भी है वही है, सोई जो राम रच राखा, को के इधर को बढ़ावे साखा, सर ने तो पहले ही बोल दिया है। सो वही है, अपना जो होता नहीं सिंसियरली तरीके से आप प्रोटेस्ट करो उसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, बट प्रिपेयर भी रहो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज। इसलिए ठीक है, हम सब चाहते हैं एग्ज़ाम एक दिन में हो, एक शिफ्ट में हो, चाहे आर हो चाहे पीसीस हो, बट अगर एग्ज़ाम 7-8 तारीख को हो जाएगा तो हमें इस लेवल पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए हम एग्ज़ाम देने को रेडी हैं। हमारा होगा सिलेक्शन, किसी का हो ना हो, हम लिस्ट में होंगे। ये चीज़ आपको इस लेवल पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, चाहे 7-8 हो या फिर 8 को या फिर अप्रैल मार्च में जाता है, जो भी है, ठीक है, वो अपनी बस का नहीं है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखनी है। मैं करंट अफेयर की वीडियोस प्लस लाइक स्टैटिक के, जैसे मैंने आज हिस्ट्री का डाला, 1 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज की, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे मैं डालता रहूँगा। उसको आप, अगर आपको लगता है आप देखो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। अदरवाइज़ आपको, जैसे आप प्रिपेयर करो, जिस लेवल भी कर रहे हो, आप 10 घंटे करीब टाइम दो। मैंने पिछले वीडियो में बोला था स्लॉटिंग करो, 8 से 12 का एक स्लॉट बनाओ, 2 से 5 या 2 से 6 का एक स्लॉट बनाओ, उसके बाद करंट अफेयर करते रहो, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते रहो एक स्लॉट में। 8 से 12 वाले स्लॉट में एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद 2 से 6 वाले स्लॉट में एक सब्जेक्ट पढ़ो, शाम को करंट अफेयर या फिर टेस्ट कर लो, पीवाईक्यू कर लो, करंट अफेयर कर लो, ऐसा करते रहो। तो पहले 2 सब्जेक्ट चलते रहेंगे, साथ में करंट अफेयर रिवीजन होता रहेगा। बाकी क्या रहेगा, स्लॉट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 9:30 से 11:30 का पेपर होता है, वो पहले वाले स्लॉट में आ जाएगा, और दूसरा जो है 2:30 से 4:30 का पेपर होता है, वो सेकंड वाले स्लॉट में आ जाएगा। इसलिए 8 से 12 आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं सीधा उठते एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे। आप 7 बजे उठ जाओगे, आप नहाओगे, जैसे भी करके होम सेंटर भी नहीं मिलने वाला, तो फिर और भी इशू है। तो इसलिए आप कम से कम 8 बजे तो प्योर एक्टिव मोड में रहोगे, मतलब इस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 7 बजे 6 बजे उठना स्टार्ट कर दो, ठंडी आ रही आई नो, बट कम से कम 7 बजे उठ जाओ, जिसकी वजह से आप 9:30 बजे पेपर रेडी हो जाओ। एटलीस्ट 9:30 बजे ना आप डेस्क पे बैठे मिलो, कैसी भी सिचुएशन है, 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30। इसलिए 50 दिन बचे हैं, तो साइकोलॉजिकली और जो आपकी स्लीप साइकिल, वो सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि मुझे किसी स्लॉट में एग्जाम देना है। ठीक है, पीवाईक्यू करो, जो फुल सिलेबस पीवाईक्यू कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज कर रहे हो, उसको भी 9:30 से 11:30 के बीच में करो। सी सेट करना है तो 2:30 से 4:30 के बीच में करो, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, और एग्जाम में भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको दोपहर के बाद नींद नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात, तो एग्जाम में नींद आती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। और आर में हो सकता है आपको सेकंड स्लॉट में मिल गया, तो 2:30 बजे से मिल गया आपको पेपर, या फिर 2 बजे से, तब तो और समस्या बन जाएगी। क्योंकि मान लो आपको जैसे 2 शिफ्ट में पेपर होगा, वो तो फिक्स है आर का, इसलिए उन्होंने पेपर बना रखा है, मतलब 3-3 घंटे का। ठीक है, तो उस चीज़ में मान लो मॉर्निंग वाला ना मिल गया, शाम वाले स्लॉट में आपको एग्जाम मिल गया, तो फिर वो इशू आ जाएगा 2 से 5 वाला। इसलिए उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है। अभी लग रहा होगा कुछ भी बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, स्लॉट बहुत मैटर करता है, स्लीप साइकिल मैटर करती है, और आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो कि मैं 2 से 4 का जो टाइम है, 2 से 6 का टाइम है, मैं कभी सोया नहीं हूँ। इसकी वजह से मैं एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे लाऊंगा, और खुद ही नींद नहीं आती, नहीं तो क्या नींद आनी स्टार्ट होती है। तो हाई, और सेकंड चीज़ एक और है कि कुर्सी में बैठ के पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि एग्जाम आपको कुर्सी मेज या फिर जैसे बेंच पे देना पड़ेगा। अब रजाई हो जाइए, अगर समय आ जाएगा तो रजाइयों से थोड़ा बचो, क्योंकि रजाइयाँ तो अब दूर रखनी पड़ेंगी। अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, 2-2 एग्जाम है, अगर बीपीएससी भी हो जाता है तो और 3-3 एग्जाम हो जाएंगे इस कड़ाके की ठंड में। आप सोचो कि रजाई में घुस के हम पेपर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको तो वैसे ही देना पड़ेगा ना पेपर विदाउट रजाई। तो चेयर टेबल पे बैठो, प्रॉपर शेड्यूल बना के बैठो, प्रॉपर अच्छे से एग्जाम जैसा लगेगा आपको, अभी तुरंत भी एग्जाम रेडी रहो। ठीक है, थोड़ा सा ये 2-4 चीज़ें, थोड़ा सा हैबिट चेंज करो ना, खुद ही दिखता है इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। और ठीक है, एग्ज़ाम जैसे भी है, नॉमिनेशन होगा नहीं होगा वो तो लोग कर ही रहे हैं अपने लेवल पे, हम लोग भी कर ही रहे हैं। मैं तो लगातार ही अपना विरोध दिखा रहा हूँ, आप लोग भी कर ही रहे हो, जिसकी वजह से लाखों ट्वीट कल वायरल हुआ था 14 तारीख को, आज भी 5 बजे शाम को लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भी कर रहे हैं। लेटर वेटर लिखने की बात चल रही है, 50,000 लीटर
जैसा मैं वीडियोस कुछ देख रहा था, समझ में आया कि 50 साल लेटर लोग स्पीड पोस्ट करेंगे आयोग को कि एग्ज़ाम जो है नॉमिनेशन हटाया जाए, क्योंकि भविष्य में और भी इशू क्रिएट होगा, क्योंकि भर्ती लंबी, देखो जल्दबाजी के चक्कर में क्या होगा ना, आयोग तो जल्दबाजी कर देगा, लेकिन मैटर कोर्ट में चला जाएगा तो और खिंच जाएगी भर्ती, इसलिए एक दिन में रहेगा, भले अप्रैल में होगा एग्ज़ाम तो ठीक है, आई नो 1.5 साल बर्बाद हुए, पर ठीक है जो भी है वो तो वही है, डिपेंड्स क्या होता है, बट एग्ज़ाम जो भी स्मूथली हो जाए, एक दिन में हो जाए, हर कोई चाहता है, ठीक है, बट पढ़ते रहना है, छोटी छोटी हैबिट्स मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आई होप आपने मतलब काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच।